वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम क्लास 11th बायो के एक चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेज ऑफ गैस के तीसरे लेक्चर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछला दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक एक ऑर्गन को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, द नेज़ल कैविटीज़ आर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन विच सेक्रेट्स म्यूकस। हिंदी होगा, नाक गुहा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा घिरा होता है जो श्लेष्मा का स्राव करता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिगर से कि नेज़ल कैविटीज़ क्या होती है और कहाँ पे होती है। आप ये फिगर देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं नेज़ल कैविटीज़। ठीक है, क्लियर है। तो ये नेज़ल कैविटीज़ एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस का वहाँ से स्राव करती है, श्लेष्मा का वहाँ से स्राव करती है, जो एक सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल होता है। इट कीप्स द नेज़ल कैविटी moist and traps dust and other foreign particles in the inhaled air। यह नाक को नम रखता है और सांस की हवा में से धूल तथा अन्य बाहरी कण को फंसाता है। अब देखिए, आपके शरीर में जो भी ऑर्गन्स है ना, मोटा माटी कुछ एक्सेप्शंस को हटा दिया जाए तो सबका कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो नेज़ल कैविटीज़ से जो मेम्ब्रेन से रिलीज़ हो रहा था श्लेष्मा, उसका काम क्या था? तो दो काम है। एक, नाक को हमेशा नम रखना, ह्यूमिड रखना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है ये बदलते रहता है। आप देखते हैं ना, मौसम के हिसाब से कभी ये ठंडा का मौसम होता है, कभी गर्मी का होता है, कभी ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा है, कभी ह्यूमिडिटी कम है। तो इन सभी चीज़ों को चेक्स एंड बैलेंस के लिए वो हमेशा नाक को ह्यूमिड रखता है, मॉइस्ट रखता है कि उसमें कोई समस्या नहीं आए। इसका दूसरा काम, जो सांस आप लेते हैं तो हवा में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है तो उसको रोकना होता है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है, फॉरेन पार्टिकल्स। अब इसका हिंदी, शुद्ध हिंदी होता है विदेशी कण। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो दूसरे कंट्री से आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब है कि ऐसा पार्टिकल जो आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, बाहर से आपके शरीर में जाने का प्रयास कर रहा है, उसको आपके शरीर के हिसाब से फॉरेन पार्टिकल्स कहेंगे। तो इनको रोकना और एयर को कुछ हद तक प्यूरिफाई करके प्रोवाइड करना, ये कौन काम करता है? तो जो वहाँ से श्लेष्मा रिलीज होता है वो करता है। ठीक। अगला पॉइंट है, हेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेज़ल कैविटी विच फिल्टर्स आउट द डस्ट फ्रॉम एयर। जो आप यहाँ नेज़ल कैविटी देख रहे हैं, ये वाला, इसके कुछ हिस्सों में यहाँ पे हेयर्स भी होती है जिसका सिंपल काम है कि हवा को फिल्टर करना। हवा से जो भी बेकार चीज़ें हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल कण हैं, उनको छान देना जिससे हवा स्वच्छ हो जाए और फिर उसको शरीर को देना। आज के समय में जब आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े सिटीज़ में खास करके पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे है, हमेशा धूल कण उड़ते रह रहा है, तो इस समय इनका रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द नेज़ल कैविटीज़ ओपन इनटू द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। नासिका छिद्र ग्रसनी के पीछे भाग में खुलता है। अब समझ लेते हैं कि ग्रसनी क्या होता है, कहाँ पे होता है, तब ये ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ आएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं फेरिंग्स और हिंदी होता है ग्रसनी। ठीक। और ये हो गया नेज़ल कैविटी। तो ये नेज़ल कैविटी जहाँ पे जाके ये यहाँ पे खुल रही है, ये क्या है? तो ग्रसनी है। इसलिए लिखा गया है कि नेज़ल कैविटीज़ फेरिंग्स में जाके खुलती है, या नासिका छिद्र जो होता है वो जाके ग्रसनी में खुलता है। फेरिंग्स इज़ द कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी है, ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के लिए सामान्य मार्ग है। समझते हैं कैसे।
ये रहा फिगर, है ना। अब देखिएगा कि जो सांस लेते हैं हवा, वो कुछ इस माध्यम से कुछ ऐसे होके एंटर करता है शरीर में, ठीक है ना। अच्छा, अब जो भोजन करते हैं वो कुछ इस तरीके से होके जाता है, ठीक। अब देखिएगा कि ये हवा जब यहाँ पहुँचेगी और भोजन भी जब यहाँ पहुँचा, तो देख रहे हैं ना, दोनों अब एक ही रास्ते से होके जाने वाला है, दोनों का पैसेज एक ही है। और ये हिस्सा क्या कहलाता है, तो अभी मैंने बताया ये हिस्सा ग्रसनी या फेरिंग्स कहलाता है। इसीलिए लिखा गया है कि फेरिंग्स इज़ द कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के लिए एक सामान्य मार्ग का काम करता है, दोनों के लिए एक ही काम करता है ये। अगला पॉइंट है, अच्छा इसको हमने अभी डिस्कस कर लिया, सेम टू सेम पॉइंट यहाँ भी आ गया है। आगे देखते हैं, द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स बिहाइंड द बकल कैविटी फॉर द पैसेज ऑफ फूड is called oropharynx and the part for air passage is called nasopharynx। हिंदी होगा, भोजन के लिए, भोजन के मार्ग के लिए मुख गुहा के पीछे ग्रसनी के भाग को ओरोफेरिंग्स कहते हैं और वायु मार्ग के भाग को नेजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक। देखिएगा, खूब अच्छे से समझेंगे, जब तक फिगर नहीं समझिएगा, विजुअलाइज चीज़ों को अच्छे से नहीं करिएगा, तब तक बायो में किसी चीज़ को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़्यादा फोकस मैं कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ों को पिक्चर के माध्यम से समझाया जा सके, जो आपको लंबे समय तक याद रहे। देखिए, ये होता है पूरा ये वाला जो हिस्सा है ना, क्या ये फेरिंग्स है, ठीक है। अब इसको हमने अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। ऊपर वाला हिस्सा देखिए, ये यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये क्या है, तो इससे सिर्फ हवा पास करता है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ भोजन थोड़े आएगा, हाँ वो अलग बात है, कभी कभी आप जब खाना खाते हैं और कुछ उल्टा पल्टी हरकत करते हैं तो इस तरीके की घटना घट जाती है, लेकिन साधारण रूप से भोजन तो यहाँ नहीं आने वाला है, इधर से सिर्फ हवा पास करेगी। कहाँ से, तो इस वाले हिस्से से। इसीलिए ये जो हिस्सा है फेरिंग्स का, इसको हमने नाम दिया है क्या, नेजोफेरिंग्स। चलेगा। अब देखिए, बकल कैविटी मतलब मुख गुहा, और बकल मतलब बेल्ट वाला मत समझ लीजिएगा। तो ये जो बकल कैविटी है, जहाँ से भोजन के कण एंटर कर रहे हैं, ये जो येलो करके दिखाया गया ना, कि दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और ये क्या है, तो कॉमन पैसेज हो गया सबके लिए, कि यहाँ पे हवा भी इधर से ही जाने वाला है और भोजन का टुकड़ा भी इधर से ही जाने वाला है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं, याद रहेगा। सबसे जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला हल्का ग्रीनिश टाइप का है, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, इससे सिर्फ एयर पास करेगा। जो ये येलोइश टाइप का दिया गया है, थोड़ा पीले कलर का दिया गया है, वो कहलाता है ओरोफेरिंग्स, क्योंकि ये बकल कैविटी के पीछे होता है। और जो कॉमन बन जाता है, पैसेज बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। और ये तीनों मिला के सिर्फ फेरिंग्स या ग्रसनी कहलाता है। अच्छा, इसमें नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स का हिंदी में ढूंढिएगा, क्योंकि नाम कई बार बायो में आपको इंग्लिश ही याद रखनी पड़ती है, एग्जामिनेशन में इंग्लिश ही सिर्फ लिख देता है, तो वहाँ पे समस्या आने लग जाएगी अगर सभी चीज़ों का एक एक करके हिंदी ढूंढना शुरू करेंगे तो। ठीक है, समझ आ गया इतना, आगे बढ़ते हैं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं बताएंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, और अपने आप को हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगला है, द एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स व्हाइल स्वॉलोइंग। हिंदी होता है एपिग्लोटिस, भोजन को निगलते समय इसे स्वर यंत्र में प्रवेश करने से रोकता है, ठीक। अच्छा, आपने अगर देखा होगा साउंड सर्विस जो बजता है ना, साउंड बॉक्स जो होता है, तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको काफ़ी सेफ्टी से रखा जाता है कि वहाँ किसी दूसरे पार्टिकल की एंट्री ना हो, क्योंकि जब एंट्री हो जाती है तो उसका साउंड ख़राब हो जाता है, समझ रहे हैं ना, तो उसकी सेफ्टी बड़ी ज़रूरी होती है। अब देखिएगा एपिग्लोटिस क्या होता है, इसको एक फिगर से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो ये एक सफ़ेद कलर का टुकड़ा दिख रहा है ना, ये वाला, ये होता है एपिग्लोटिस, याद रहेगा। ये क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस।
और यहाँ पे जस्ट उसके नीचे ये जो हिस्सा है ये कहलाता है लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। मतलब समझिए कि जैसे एक देखते हैं ना टीवी सेट होता है, टेलीविज़न का सेट होता है जिसमें एक साउंड बॉक्स इंस्टॉल करा जाता है आवाज़ के लिए, वैसे ही हमारे पूरे शरीर में ये एक साउंड बॉक्स है जिससे आवाज़ प्रोड्यूस होता है। ये अच्छे से काम करेगा तो हम अच्छा बोलेंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा आवाज़ ख़राब हो जाएगा। और कई बार ज़्यादा परेशानी जब इसमें आ जाती है तो किसी किसी आदमी की आवाज़ भी चली जाती है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो दिक्कत है कि अगर हम मान लेते हैं खाना खा रहे हैं और जल्दबाजी में खा रहे हैं क्योंकि आज तो हमारे पास कोई काम करने के लिए अच्छा समय है ही नहीं, भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते, तो लाइफस्टाइल ख़राब हो गया ना, क्या कर सकते हैं। तो भोजन जब आप निगल रहे हैं तो अगर वो भोजन का टुकड़ा इधर चला जाए, समझ रहे हैं ना, तो पूरा साउंड सिस्टम ही ख़त्म हो गया। फिर आप बोलना चाहिएगा तो सिर्फ एयर रिलीज़ होगा, आवाज़ तो निकलेगा ही नहीं, ठीक ना। तो ये जो एपिग्लोटिस होता है ये वाला, ये क्या करता है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है कि अगर आप कुछ निगलते हैं तो आपका साउंड सर्विस उससे बचा रहे, इसको किसी प्रकार की नुकसान नहीं होने पाए। समझ रहे हैं। देखिए कितना शानदार, कितना अद्भुत यह स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का, ज़बरदस्त। नेक्स्ट है द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया इज़ इनलार्ज टू फॉर्म द लैरिंग्स और साउंड बॉक्स। हिंदी होता है ट्रैकिया का, हिंदी होता है श्वास नली। श्वास नली का जो ऊपरी भाग होता है वो थोड़ा लंबा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसी से स्वर यंत्र, लैरिंग्स या जो साउंड बॉक्स कहते हैं उसका निर्माण होता है। ठीक है, देखिए ये जो नली दिख रहा है ना, कौन सा, ये वाला जो नीचे की तरफ गया है, ये क्या है? ट्रैकिया है, श्वास नली है। और इधर क्या है? साउंड सर्विस है। तो ये ट्रैकिया ही थोड़ा सा लंबा हो जाता है उस पूरे साउंड सर्विस को बनाने के लिए। एक दूसरे फिगर से इसको और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये ट्रैकिया है। अच्छा, अगले लेक्चर में ट्रैकिया का क्या होता है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्रैकिया है और ये क्या है? लैरिंग्स है, साउंड सर्विस है। और एपिग्लोटिस जो इसको निकलने वाले भोजन से बचा रहा था वो कहाँ पे है? तो जस्ट इसके ऊपर देख रहे हैं, ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये एपिग्लोटिस का हिस्सा है, और ये लैरिंग्स है और ये ट्रैकिया है। तो ये ट्रैकिया ही थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि इसी से क्या बनता है? तो ये लैरिंग्स बनने वाले होते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर समझ आ रहा हो। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, पसंद आए, तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगले लेक्चर में हम बाकी जो इसके ऑर्गन्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।